बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान की सियासत में जो एक बड़ा तसादम और तलातम पैदा हुआ है, उसको रोकने के लिए दोस्त मुल्क की एंट्री की एक बड़ी खबर है और दो साफियों ने दो दावे किए हैं, वो आपके सामने रखना है। शहबाज सरकार पर आर्टिकल 68 की तलवार चल गई है और अब किस तरह वो मुकम्मल तौर पर फंसे हुए हैं। करारदाद जो कौमी असम्बली से पास करवाई गई है, उस पर किसी भी लंबी लंबी तकरीर करने वाले के दस्तखत ही मौजूद नहीं है। आखिर ये दस्तखत करने वाले कौन लोग हैं, ये भी जब आपके सामने रखना है तो आप दंग रह जाएंगे कि यहाँ किस तरीके से तकरीरें की जाती हैं, किस तरह बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन इनको भी खौफ है कि ये कहीं फंस ना जाए। अब आप देखिए, कौमी असम्बली के अंदर जो करारदाद पेश की गई है, उसके अंदर ये तासर था कि फजल रहमान का बेटा, आसफ जरदारी का बेटा और साथ ही शहबाज शरीफ और वजीर खारजा, वजीर दाखिला और ये सारे जो लोग हैं, जो बहुत बड़े बड़े दावे कर रहे थे, बड़ी लड़ाई और बड़े टाइगर बनकर वो खतरा बन रहे थे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस और साथी जजेस पर, बड़े बड़े हमले कर रहे थे कि इनके तो दस्तखत लाजमी होंगे चूंकि ये टक्कर के लोग हैं। लेकिन इंकशाफ ये हुआ है कि इसके अंदर इनमें से किसी एक के भी दस्तखत नहीं है, क्योंकि इनको भी ये यकीन नहीं है कि जो इन्होंने मंसूबे बनाए हैं, ये मंसूबे कामयाब हो जाएंगे, क्योंकि गेम उलट भी सकती है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल और साथी जजेस जब मजीद इस पर तौहीन अदालत लगाएंगे तो जो जो लोग वफाकी काबीना के अंदर जिन्होंने दस्तखत किए हैं और वहां भी दस्तखत के अंदर बड़े बड़े लोग शामिल नहीं है, वो भी फंसेंगे और पार्लियामेंट के जरिए जो ये खेल खेला गया है, ये भी नाकाम होगा। अब जिन लोगों ने दस्तखत किए हैं, बड़ी हैरत की बात यह है, आप अंदाजा करें कि ये किस तरह अवाम को गुमराह करते हैं। इसके अंदर जो है वो कि वजीर आजम के दस्तखत नहीं है, लीडर ऑफ अपोजिशन के दस्तखत नहीं है, वजीर कानून, वजीर दाखिला, वजीर खारजा, वजीर दिफा, इनमें से किसी के भी दस्तखत मौजूद नहीं है। यानी जो यहाँ पर टार्जन बने हुए हैं, तकरीरें लंबी लंबी कर रहे हैं, उनको ऐसे लगता है, और ये क्यों नहीं है, वो उसकी सादा वजह यही है कि इनको लगता है कहीं तौहीन अदालत लगी तो हम सारे चले जाएंगे। इसलिए अब किन लोगों के दस्तखत करवाए गए हैं जो गैर मारूफ हैं, और इसके अंदर भी 28-45 तकरीबन दस्तखत हैं इस करारदाद पर। और आप अंदाजा कर लें कि 372 की जो तादाद है, उसके अंदर ये 342 की गालबन तादाद बनती है, उसमें से सिर्फ जो है ये 45 लोगों के दस्तखत हैं। और उसके अंदर भी जो इन्होंने लोग पकड़े हैं वो गैर मारूफ हैं। 28 तो उन लोगों के दस्तखत करवाए गए हैं जो रिजर्व सीटों पर आए हुए हैं। आप इनकी बारीक वारदात चेक करें, 28 वो लोग हैं जो रिजर्व सीटों पर आए हुए हैं, और साथ ही गैर मारूफ लोग हैं। जुनेद अनवर साहब हैं एन 273, इरफान डोगर 274, मोहम्मद रियाज 275, वहीद आलम खान और ये हैं 277, हल्का एन ए, शेख रोहेल असगर ये जरा प्रोमिनेंट है लाहौर से, राना मुबशर इकबाल, रशीद अहमद खान, अहमद रजा मानेका और नूर उल हसन तनवीर, नजीबुद्दीन अवैसी, फयाजुद्दीन, खुर्शीद अहमद जुनेजो। आप अंदाजा करें, इनमें से अक्सर जो लोग हैं उनके कभी नाम भी नहीं सुने हुए, तो गैर मारूफ लोग। और जो है इस हवाले से मारिया मेमन ने बड़ा अच्छा प्रोग्राम किया है और वो पूरे फैक्ट एंड फिगर लेकर आई हैं कि ये गैर मारूफ लोग हैं, और साथ ही किसी भी आम प्रोमिनेंट बंदा जो 1.5 गज की वो जबानें लेकर जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर बरस रहे थे, उन्होंने दस्तखत नहीं किए, क्योंकि उनको भी खौफ है कि वो गैर आईनी गैर कानूनी यहाँ पे हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं और ये उल्टा उन पर मामलात खराब हो सकते हैं। अब एक बड़ी आम डेवलपमेंट है, आपको याद होगा जब कासिम सूरी की रूलिंग आई थी तो उस वक्त आर्टिकल 69 का जिक्र होता था, जिसमें यह बहस होती रही कि पार्लियामेंट की जो कार्रवाई है उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट मुदाखलत कर सकती है या नहीं कर सकती। अब पीटीआई के जो वकलात है उनका मौकफ था कि ये अंदरूनी मामला है, चूंकि आर्टिकल 5 के तहत जो है ये कार्रवाई उड़ाई गई है, तो इस वजह से सुप्रीम कोर्ट मुदाखलत नहीं कर सकती। जबकि पीडीएम और सारा जो कबाइल थे, खाऊ कबाइल, उनका ये मौकफ था कि बिल्कुल ये वायोलेशन हुई है और सुप्रीम कोर्ट इसके अंदर मुदाखलत कर सकती है। अब वो जो मुदाखलत की गई है, अब सुप्रीम कोर्ट का रास्ता खुद इन्हीं जमातों ने खोला है, लेकिन उससे एक पहला आर्टिकल है, यानी ये
69 आर्टिकल तो चला था, लेकिन अब इस शहबाज सरकार पर आर्टिकल 68 की तलवार चल रही है। और वो क्या? 68 आर्टिकल बड़ा वाज़ेह है। कोई शख्स भी आईने पाकिस्तान खोलेगा तो वहां पे लिखा हुआ है रिस्ट्रिक्शन ऑन डिस्कशन इन मजलिस शूरा पार्लियामेंट, यानी कौन सी पाबंदी है कि वो यहाँ मजलिस शूरा और पार्लियामेंट के अंदर वो बहस नहीं हो सकती, बात नहीं हो सकती। उसके अंदर स्पेसिफिक ये आर्टिकल 68 इसी पर है, नो डिस्कशन शैल टेक प्लेस इन मजलिस शूरा पार्लियामेंट with respect to the conduct of any judge of the Supreme Court or of High Court in the discharge of his duties। यानी कोई भी पार्लियामेंट का मेंबर पार्लियामेंट की कार्रवाई के अंदर बेशक आजादी से बोलें, जो कहना चाहते हैं कहें, आजादी इदारे राय है, लेकिन ये आजादी नहीं है कि वो किसी जज के कंडक्ट पर और वहां पर इस तरीके से गुफ्तगू करें कि उसके खिलाफ एक पूरी कैंपेन खड़ी कर दें। ये आर्टिकल 68 सिर्फ इसी बात को रोकने के लिए है कि अपनी जबान जरूर चलाएं, जहां तक चलाना चाहते हैं, आजादी है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस पर आपकी जबान नहीं चल सकती, उसकी पाबंदी है। ये आइन का आर्टिकल 68 मैंने आपके सामने रखा है। अब दो बड़ी मुतजाद खबरें हैं इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो मामलात चल रहे हैं। ज़ाहिर है बहुत तसादम है, इंतशार है, अनारकी है, IMF के साथ डील किसी नतीजे पर नहीं पहुंच रही। सऊदी अरब और UAE से $3 अरब चाहिए। चाइना पाकिस्तान की हमेशा मदद करता है, लेकिन इस मरतबा जो नाक की लकीरें रगड़वाई जा रही हैं उसकी बुनियादी वजह यह है कि पाकिस्तान के अंदर गैर यकीनी सूरत हाल है और जिस तरीके से एक्सपोर्ट बंद है, इंपोर्ट बंद है। सारी इंडस्ट्री, आप सुजुकी ले लें, गाड़ियों की इंडस्ट्री ले लें, ऑटो पार्ट्स की इंडस्ट्री ले लें, बाकी आप देखें मोबाइल की जो यहाँ पे असेंबलिंग हो रही थी वो खत्म हो गई है। तो तकरीबन आप कोई भी इंडस्ट्री उठाएंगे तो सही एक साल में ऐसे लगता है कि ये खाऊ कबैल जो इस मुल्क पर मुसल्लत किए गए हैं, ये सिर्फ शायद इनका एजेंडा ही पाकिस्तान की तरक्की और इस्तेकाम को रोकना था। और वो ऐसे लगता है कि अपने एजेंडे की तरफ बढ़ रहे हैं और बातें ऐसी करेंगे कि हम पाकिस्तान को बचाने के लिए आए हैं। भाई टैक्स कलेक्शन खत्म हो गई है, यानी वो जो है वो कम हो गई है, रेमिटेंसेस कम हो गए हैं। इसके साथ ही जो है वो आप देखिए जो एक्सपोर्ट है वो हो ही नहीं रही, बहुत कम है। इंपोर्ट भी रुकी हुई है, LCs आप खोल नहीं रहे और बाकी यहाँ पे जो है वो कंपनीज सारी खसारे में जा रही हैं, स्टॉक एक्सचेंज नीचे जा रही है। और अब सऊदी अरब जो है उसने $2 अरब पाकिस्तान को देने का ऐलान कर दिया है और वो देने जा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ UAE के साथ अभी मामलात चल रहे हैं। अब नवाज शरीफ सऊदी अरब आएंगे, उस दौरान चूंकि वैसे सऊदी अरब ने देने हैं तो उनको ये झंडा पहनाया जा सकता है। अब दो मुतजाद खबरें हैं, दोस्त मुल्क और दोनों के जराए दावा सऊदी अरब के हवाले से कर रहे हैं, ये मैंने आपके सामने रखनी है। एक तो ये बताया गया है, हमारे एक सहाफी दोस्त हैं, बीट रिपोर्टर हैं और रिजवान गिलज़ई साहब, उनका ये दावा है जराए के हवाले से कि सऊदी अरब जो दोस्त मुल्क है पाकिस्तान का, उसकी ये डिमांड है कि $2 अरब आपको देंगे लेकिन इमरान खान को नहीं आने देना। ये बात जो है वो उनकी तरफ है, वो इस तरह का दावा कर रहे हैं। कुछ लोगों का ये मानना है क्योंकि नवाज शरीफ को जिस तरह प्रोटोकॉल दिया जा रहा है, जिस तरह सरकारी मेहमान बनाया जा रहा है, पुराने उनके ताल्लुकात हैं, वो इनको इस्तेमाल करेंगे और हमारी एस्टेब्लिशमेंट पर सऊदी अरब और दोस्त मुल्कों का बड़ा असर व रसूख है और वो इस्तेमाल होता है इन माफियाज के लिए। ये बात भी सही है। अब दूसरी तरफ जो दावा है वो सीनियर एंकर पर्सन और साफी है हबीब अकरम साहब, वो इससे मुतजाद दावा कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो हालात है इसके अंदर सऊद एक दोस्त मुल्क वो सालसी के लिए मुतारक हो गया है। उनका यह कहना है कि अहले ताकत इस इम्कान से डरे बैठे हैं कि अगर इमरान खान को हुकूमत मिल गई तो वो न जाने किस किस की मशकें कस कर उसे एहतसाब की टिकटकी पर कस देंगे। ये फर्जी खौफ इलेक्शन के रास्ते में ऐसी दीवार बनकर खड़ा है जो किसी मकामी मुआफी और दरगुजर की यकीन दहानी से खत्म नहीं हो रहा। यानी इमरान खान तो कह रहे हैं सारी बातें, लेकिन इसके बावजूद खौफ है हर जगह पे कि इमरान खान आके तंग करेगा। चूंकि सिंपल सी बात यह है कि वजीर आजम के पास
اختیار ہوتا ہے، وہ آرمی چیف DGI SI کو ہٹا سکتا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا خطرہ ہے، چونکہ جو تعلقات کے اندر خرابی ہے، خوف تو اس کے اندر یہ ہے۔ اب یہاں پر وہ کہتے ہیں کہ میری خبر یہ ہے، یہ حبیب اکرم صاحب ظاہر ہے ایک کریڈیبل یعنی صحافی ہیں، وہ کہتے ہیں میری خبر یہ ہے کہ بات پھیلتی پھیلتی سرحدوں سے باہر جا پہنچی ہے، اب کچھ مشترکہ دوست معاملات کو درست کرنے کے لیے ثالثی پر تیار ہو گئے ہیں۔ تو اشارہ اسی دوست ملک کی طرف ہے جس کا میں ذکر کر چکا ہوں، اور اس کے اندر جو ہے ان معاملات کی کچھ گارنٹیز اور چیزیں چل رہی ہیں۔ ایک بات تو اسٹیبلشمنٹ کو بھی کلیئر ہے کہ عوام کا جو اس وقت لاوا ہے، جو نفرت ہے ان کھاؤ قبائل کے حوالے سے، اگر ان کو دوبارہ زبردستی عمران خان کو جیل میں ڈال کے نائل کر کے اگر مسلط کر بھی دیا تو استحکام نہیں آئے گا، چونکہ لوگ ان کو قبول نہیں کریں گے۔ دوبارہ سڑکوں پہ لوگ ہوں گے، احتجاج ہوں گے، تو سیاسی استحکام نہ آیا تو معاشی استحکام بھی نہیں آئے گا۔ تو ایسی حکومت چاہیے جو عوام کی حمایت کے ساتھ ہو، فری اینڈ فیئر الیکشن کے ذریعے آئے، اور اگلے 5 سال وہ سکون کے ساتھ سیاسی استحکام ہو اور معاشی استحکام کی طرف ملک بڑھے، پھر ہی بین الاقوامی مالیاتی اداروں کے ساتھ بھی معاملات طے پائیں گے۔ تو دو اس حوالے سے چیزیں ہیں، اور دوست ممالک کی انٹری کی جو خبریں ہیں وہ دو طرفہ ہیں۔ اب دیکھتے ہیں آنے والے جو دن ہیں اس حوالے سے جو ہے وہ کیا اقدامات ہوتے ہیں، یہ کچھ چیزیں کھل کر سامنے آئیں گی۔ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔